गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। लगातार इस वीडियो में आपको नए नए अवसर मिल रहे हैं, सीखने का नया नया तरीका मिल रहा है। आप इस वीडियो को लगातार देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच भेजिए। आज का सेशन, जो पिछला सेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट हुआ है, सीरीज स्टार्ट हुआ है, उसमें मैंने लास्ट डे 2 वीडियोस अपलोड किया था। कृपया करके उसके व्यूज़ अभी कम आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे और बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। चलिए, आज का जो सेशन है वो क्रांतिकारी और आतंकवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये राष्ट्र आंदोलन में किस प्रकार भूमिका निभाते हैं, आखिर 1905 से जो 1919 का जो कार्यकाल रहा उसमें क्या आमूलचूल परिवर्तन हुए। लेट्स सी इन ए ग्लांस। देखिए, क्रांतिकारी विचारधारा के सर्वाधिक समर्थक बंगाल में ही थे, ठीक है, क्योंकि बंगाल को जनरली माना जाता है कि यह क्रांतिकारियों का गढ़ था। इसलिए तो बंगाल का विभाजन किया गया था, क्योंकि क्रांतिकारियों का गढ़ ने एक तरह से अंग्रेजों को सिखा दिया था कि अगर देश में रहना है तो हमारे अनुसार कानून बनाना पड़ेगा। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने अपनी शैतानी खुरपाती दिमाग से बंगाल का विभाजन कर दिया, राष्ट्रवाद को तोड़ने में सफल रहा लगभग। हालांकि इसका कुछ गहन प्रभाव भारतीय राष्ट्र आंदोलन में नहीं पड़ा। देखिए, यदि बंगाल को आतंकवादी आंदोलन का गढ़ भी कहा जाए तो कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं होगा, आतंकवादी गढ़ भी माना जाता है। ये देखिए, राइटर लोगों की जो अप्रोच है आतंकवादी कहना, आखिर किस दृष्टिकोण से आप भारतीय जो प्रमुख देशभक्त थे उसको आप आतंकवादी कहिए? इसलिए कि वो उन्होंने बंदूक उठा लिया, इसलिए कि उन्होंने कुछ लोगों की हत्या कर दी? मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा न्याय नहीं होगा हमारे देशभक्त के साथ कि आप उसको आतंकवादी कहें, क्योंकि आतंकवादी कौन कहलाता है? जिसका कोई मकसद नहीं होता, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो आतंकवादी है। इनका तो मकसद था कि शोषणपूर्ण जो नीतियां थी, जो दमनकारियां, शोषणकारियां, ये जो आर्थिक स्थितियां जो बर्बाद कर रहे थे भारत को, अंग्रेजों के द्वारा बनाया जा जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीति जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसी भी ढंग से व्यवस्थित नहीं था, एक तरह से हमारे शोषण का एक सबसे बड़ा अभिन्न अंग था। तो क्या इसके खिलाफ बंदूक उठाना, इनके खिलाफ आवाज उठाना, अपने अधिकारों की मांग करना, शोषण के खिलाफ खड़ा होना और यहां तक कि कुछ लोगों को हत्या भी कर देना, कहां तक न्यायपूर्ण है? मेरे दृष्टिकोण से ये पूरी तरह से न्यायपूर्ण है। क्योंकि अगर आप हिंसा के माध्यम से समाज में अगर करोड़ों लोगों का भला करना चाहते हैं तो ये एक तरीका बेहतर हो सकता है, और है भी, क्योंकि किसी खूंखार भेड़ियों को मारना के लिए जो हथियार उठाया जाता है वो हिंसा नहीं, अहिंसा है, क्योंकि इससे समाज में शांति व्यवस्था स्थापित होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम आतंकवादी नहीं कहेंगे, किताबें जो कहे कहने दीजिए। दूसरी बात है कि अगर बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को सबसे ज्यादा अगर प्रसार किया तो वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ये विवेकानंद के भाई थे। 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति गठन किया गया और वारिंद्र घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी और प्रभानाथ मित्र द्वारा इसका मतलब एक तरह से सूत्रपात किया गया। ढाका की अनुशीलन समिति जो पुलिन दास थे उनके द्वारा गुप्त संस्थाएं बनाई गई। बंगाल में कई क्रांतिकारी गुप्त संस्थाएं बनाई गई, उनमें से प्रथम गुप्तकारी संस्था यही था, अनुशीलन समिति। इसके अलावा इन्होंने भवानी मंदिर नामक पुस्तक भी लिखा। ठीक है, यह जो अनुशीलन समिति के जो पुलिन दास थे उनके द्वारा ही लिखा गया है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की सूत्रपात या शुरुआत कहे तो भद्र लोक समाज के द्वारा होता है। भद्र लोक समाज के द्वारा बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात किया जाता है। अगर हम मुजफ्फरपुर में जाए तो मुजफ्फरपुर में भी जिले के एक न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या कर दी गई। उसके खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, हालांकि खुदीराम बोस बहुत ही साहसी थे, लेकिन प्रफुल्ल चाकी थोड़े से डर गए, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली और खुदीराम बोस को बहुत ही कम उम्र में फांसी दे दी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दीवाने स्वयं को फांसी के तख्ते पर लटका लेना अपने लिए बहुत ही भाग्यवान मानते थे। ठीक है, तो प्रथम क्रांतिकारी जिसको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई वो शायद मेरे ख्याल से खुदीराम बोस ही थे। उन पर अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था और इनका जो गवाही जो था वो नरेंद्र गोसाई नामक एक अभियुक्त ने कर दिया था।
बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई थी। तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया, जिसका ओवरऑल धार्मिक कम था लेकिन राजनीतिक इसका उद्देश्य ज्यादा था। इसलिए आप इसको किसी धार्मिक रंग देने की कोशिश ना करें कि तिलक के द्वारा सांप्रदायिकता का विकास, बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है, या ये बहुत से बल्क राइटरों का कहना है कि उनके द्वारा चाहे वो गणपति उत्सव हो या फिर मराठा उत्सव या शिवाजी उत्सव जो भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से स्थापित करना, लोकतंत्र एक तरह से मेरे ख्याल से राष्ट्रवाद की विकास की जड़ें मजबूत करने के लिए बनाया गया था, ना कि धर्म को रंगने के लिए। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा बहुत कड़ाई से सख्त नियम बनाने के कारण फ्लैग फैलता जा रहा था। उसी से गुस्सा कर 1897 में चापेकर बंधुओं ने मार दिया गोली आमर्स को और रैंड को, पूना में गोली मार दी थी और यह प्रथम राजनीतिक हत्या था। अभिनव भारत एक संस्था है जिसका मतलब एक तरह से जो प्रमुख सदस्य के रूप में अगर गिनती की जाए तो विनय दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर को कहा जाता है। उन पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया जाता है 1909 के तहत। उसके अगर अलावा भारत माता सोसाइटी की जो स्थापना है वो JM चटर्जी के द्वारा। इसके अलावा इनमें लाला हरदयाल, अजीत सिंह, सूफी अम्बा भी शामिल थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जाती है और इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्र निकाला जाता है। इसके अलावा इंडिया हाउस नामक संस्था भी स्थापना की जाती है, जहां पर भारतीय क्रांतिकारियों को, जो इंग्लैंड में रह रहे थे, भारतीय क्रांतियों को एक तरह से प्रशिक्षित किया था। क्रांतिकारियों का आंदोलन का एक केंद्र बन चुका था। इसी के समय 1913 में गदर आंदोलन अपने चरम सीमा पे था। 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था का गठन किया जाता है, जो सैन फ्रांसिस्को में है। इसके द्वारा उर्दू और पंजाबी भाषा में गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला जाता है। गदर की गूंज शीर्षक से प्रकाशित होती थी। ये गदर जो है, गदर की गूंज। गदर पार्टी के जो सदस्य थे जैसे कि लाला हरदयाल, पंडित काशीराम भाई परमानंद, करतार सिंह सारभा, रामचंद्र इत्यादि, गुरिल्ला पद्धति से भारत को आजाद करने का जो सबसे पहला योजना था, इसी संस्था के द्वारा, AIC एक कहे तो इन्हीं के द्वारा, इन लोगों के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। इसी के समय इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन पर मुकदमा चलाया जाता है। लाहौर षड्यंत्र केस। दूसरा है कामागाटा मारू प्रकरण। ये कामागाटा मारू जो है एक प्रकार का जहाज है जो बाबा गुरुदीप सिंह ने उधार लिया था, किराए पर लिया था, और 1914 में 376 भारतीय नागरिकों को वैंकूवर लेकर चल पड़े, किंतु सरकार कनाडा उतरने से मना कर दिया कि कनाडा की जमीन पर आप उतर नहीं सकते हैं, और इसी बीच में पुलिस मुठभेड़ हो जाती है और ये कामागाटा प्रकरण कहलाता है। हाल ही में कनाडा के मतलब जो भी कहें, राष्ट्राध्यक्ष ने इससे संबंध में माफी मांगी है। इसके बाद हम लोग जानते हैं दुनिया का सबसे दिल दहलाने वाला और भारतीय इतिहास का सबसे काला पन्ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। रोल एक्ट के विरोध में अनेक सभाएं गठित हो रही थी, जनसभाएं हो रही थी। गांधी जी के पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जनता का आक्रोश और भी बढ़ गया जब उनके दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सफरुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा, बिना किसी वारंट के, बिना किसी मतलब अपने मन से। तो इसके विरोध में जनता 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई थी। बैसाखी का पर्व था। हालांकि कमांडर जनरल डायर ने इस सभा को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया और निहत्थे गोलियां चलवा दी भीड़ पर। हंसराज नामक एक भारतीय ने डायर को सहयोग भी दिया था। ऐसे भारतीयों का भारत में रहना एक तरह से भारत के लिए सबसे बड़ा कलंक था। हंसराज नामक एक व्यक्ति जिसने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विद्रोह, मतलब बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फौजी कमांडर जनरल डायर को इस सम्मानित भी किया गया बाद में। इससे गुस्सा कर भारतीय शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। ओके, उसके लिए एक सर्च कमेटी अथवा हंटर कमेटी का स्थापना किया गया ताकि जलियांवाला बाग में जो कुछ घटित हुआ उसकी जांच कराने के लिए 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में इसकी मतलब एक तरह से कमेटी बैठाई गई, जांच बैठाया गया और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन मालवीय पंडित को भेजा गया
और इसके अलावा पंडित मोतीलाल नेहरू भी थे और गांधी जी भी इसके एक मतलब मेंबर थे। ओके, तो ये राष्ट्र आंदोलन 1919 खत्म होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग 1919 से आज़ादी तक यानी 1947 तक पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।